मोहम्मद समीर फ्रॉम वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल वर्चुअल कैंपस। तो आज क्लास 7 का कंप्यूटर का पीरियड है। चैप्टर आपका है हिस्ट्री ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री और उनकी जनरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के मुताबिक यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, विच आर दोज। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो आप समझ सकते हैं फिलहाल वो ये है कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर कहाँ से आ रहा है। जो कंप्यूटर आज आप यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर आज आप एक्सेस कर सकते हैं, ये वो कंप्यूटर नहीं है जो बेसिकली इजाद हुआ था। जो कंप्यूटर इजाद हुआ था वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं था। जो कंप्यूटर इजाद हुआ था वो इतना फास्ट नहीं था। जो कंप्यूटर इजाद हुआ था वो इतना रिलायबल नहीं था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ इस टेक्नोलॉजी के बारे में ये है कि जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, जब इसको इंसानों ने यूज़ करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फॉर एग्जांपल, जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनके अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी लोगों को कुछ वक्त बाद ज़रूरत पड़नी थी। तो इसलिए उसको हम बेहतरी की तरफ लाते गए और आज हम इस दौर में हैं कि हम छोटे से मोबाइल के अंदर सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अपनी स्मार्ट वॉच के थ्रू हम हर जगह का पता रख सकते हैं। दे ऑल आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज वी फेच्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। तो ये वो सब टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें कंप्यूटर डेवलप करने की मदद से मिली है। ये सब कंप्यूटर की हिस्ट्री है। कंप्यूटर कहाँ से उठा और कंप्यूटर कहाँ आकर रुका है। बेसिकली रुका नहीं है, ये आगे जा रहा है और आगे जाता रहेगा। कंप्यूटर की हिस्ट्री। इसके बाद आता है वॉन लिबनिस। वॉन लिबनिस वो साइंटिस्ट था जिसने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने कैलकुलेशन की मशीन, कैलकुलेशन का जो इन्वेंशन था, ये जो इस क्या नाम है, वॉन लिबनिस ने किया था। कैलकुलेशन और अदर थिंग इज, इसने मैथमेटिक्स के अंदर भी जो कैलकुलेशन होती है अर्थमेटिक में, उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट इसने की थी और इसने इंडेक्ट किया था कंप्यूटर के अंदर ये दोनों चीज़ें। फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन कंप्यूटर के लिए, अदर थिंग इज मैथमेटिक्स के अंदर इसने काफ़ी काम किया है कंप्यूटर के लिए। फिर आते हैं कमर्शियल कंप्यूटर में। व्हाट इज कमर्शियल कंप्यूटर? कमर्शियल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर जो कमर्शियली यूज होते हैं मार्केट्स में, बैंक्स में, यहाँ वहाँ। ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो होम कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स से मुख्तलिफ होते हैं। इन्हें हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी कंपनी है गूगल के नाम से, तो गूगल के पास जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे कंप्यूटर्स, स्कूल और इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स कंप्यूटर से काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी अलग हैं। तो ये है ज़रूरत के मुताबिक कि आपको किस कंप्यूटर की ज़रूरत है, आप उस मुताबिक उस ज़रूरत के मुताबिक का कंप्यूटर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फिर आते हैं नंबर 4 पर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये बेसिक है और बहुत लाजमी है। व्हाट आर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब ये है कि हर दौर के अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई बेहतरी आई है। तो जो अभी तक मेजर बेहतरियाँ काउंट की गई हैं साइंटिस्ट के थ्रू, वो 5 हैं। तो इनको इन्होंने 5 जनरेशंस के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। कंप्यूटर के अंदर जो पहली बेहतरी आई थी उसे फर्स्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानी जाती है। वैक्यूम ट्यूब क्या थी? वैक्यूम ट्यूब एक वो ट्यूब थी जो कंप्यूटर का एक बहुत मेजर हिस्सा हुआ करती थी, और इसकी इजाद होने के बाद, इसकी मार्केट में आने के बाद, कंप्यूटर की काम करने की स्पीड बेहतर हो गई, बढ़ गई उस दौर के मुताबिक। फिर आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या बेहतरी हुई, क्या तब्दीली आई? तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ। ट्रांजिस्टर्स एक बेसिकली चिप होती थी, या एक बेसिकली वो मटेरियल होता था जिसके थ्रू आपकी कंप्यूटर की जो साइज है उसे आप कम कर सकते हैं। जो अदर थिंग्स होती थी आपके कंप्यूटर में, उसकी जगह ले ली थी ट्रांजिस्टर्स ने। बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उनको कंबाइन करके एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा पर्टिकुलर बनाया गया जिसको नाम दिया गया ट्रांजिस्टर्स का, और उसको भी एक दौर दे दिया गया सेकंड जनरेशन।
इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन पर कि थर्ड जनरेशन के अंदर क्या बेहतरी हुई जिससे हमने एक दौड़ दिया। वो ये थी कि हमने यहाँ पर कैलकुलेटर जो है इजाद किया। कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर को हमने जो है बेहतर कर दिया, जिसको हम एबेस्कस भी कहते हैं। एबेस्कस जो है उस दौर में एक ऐसी मशीन होती थी जो वुडन थी, जो टेक्नोलॉजी में नहीं थी, उसको हम लेकर आ गए कंप्यूटर में और उसको हमने जो है प्रोसेस किया। फिर आते हैं नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो इजाद होने तक अभी तक बहुत लॉन्ग टर्म है, जो अभी तक चल रही है, विच इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर वो प्रोसेसर है जो बहुत छोटा होता है, बट उसके अंदर मिलियंस ऑफ जो है चिप्स होती हैं जो बहुत ही स्पीड के साथ काम करती हैं। ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो आज भी काफ़ी डिमांड के अंदर है दुनिया में। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन अभी स्टार्ट हुई है और ये चलती हुई है और ये आगे चलती रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं, वो इससे रिलेटेड है। ये इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिक सब का एक ऐसा नमूना है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसे बेसिकली रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास मोबाइल होता है, वो खुद ब खुद स्पीच करता है। आपके पास वॉच होती है, वो खुद ब खुद स्पीच करती है। आपके पास जो है मोबाइल और कैमरास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आपके पास मोबाइल कैमरास के अंदर जो फिल्टर्स आते हैं, जो खुद ब खुद आपकी जो फेस होते हैं उनकी लाइटिंग अच्छी हो जाती है, आपकी टोन्स अच्छे हो जाते हैं। एक कैमरा, एक मशीन जो है ये करने के काबिल नहीं है, मगर आफ्टर द फिफ्थ जनरेशन के आने के बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। लोगों से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी बनाई गई है, लोगों की हेल्प करने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप इस वीडियो कॉल के लास्ट के अंदर जो है मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अदर वे आप अपने टीचर, अपने हेड से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।